तो जैसे उसमें मैप्को, वायस्को, पेस्को, जेपको, इन सारों की रिकवरी जो है वो मतलब एक सर्टेन यूनिट्स के अंदर जाके वो 120% भी हो जाती है। तो ऐसी हम्म। क्या गीदड़ सिंगी है कि वो 100 का बिल करके 120 ले आते हैं? ये आप ये जादू दो नहीं आता आपको? तो मुझे आपको कोई प्रॉफिट नज़र तो नहीं आता, ज़्यादातर आपके ब्रेड में है। तो आप कंपनी भी नहीं पैसे बना रही, लोगों को भी बोझ पड़ रहा है, तो ये पैसे जा कहाँ रहे एक हैं? बात बता दूं मैं आपको। देखिए, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप ना कोई भी सवाल अपनी तरफ से करना चाहें, बिल्कुल इस बात की फ़िक्र मत कीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देयर आर नो स्केलेटन्स इन द क्लोज़ेट। आई कैन हाँ। टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग वेरी ओपनली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज मेरे साथ मोनिस अल्वी साहब बैठे हैं। ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। और इस वक़्त जो है ये बड़े ज़ेर आताब आए हुए हैं। इनका जी गवर्नमेंट ने इनका मल्टी ईयर टैरिफ जो है 2024 से 2030 तक का अप्रूव किया है, जिसमें जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तीनों के इनको जो है वो टैरिफ मिल चुके हैं और तकरीबन ₹40 के करीब इनका टैरिफ है। नेशनल एवरेज शायद ₹33 के करीब है। इनमें इनको रिकवरी के ऊपर भी इनको अलाउंसेस दिए गए हैं और इनकी रिकवरी पिछले कुछ सालों में गिर भी रही है। तो इस पे कराची में बड़ा ले-दे हो रहा है। अब आप इस्लामाबाद में देखें तो वहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ख़ास तौर पे पावर डिवीज़न इनसे खुश नहीं है। कराची के अंदर कंज़्यूमर और मीडिया के लोग भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनके साथ बड़ा एक उस तरह का सलूक कर रही है। के इलेक्ट्रिक के लिए मैं कहता जाऊँ ये कोई नई बात नहीं है। जब प्राइवेटाइज़ हुआ तो जब ताबिश गौहर एमडी थे और ग़ालिबन मोनिस उस वक़्त जो है सीएफओ थे, तो कराची के अंदर सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के इस केई के साथ वो लड़ने को आ गई। तो ये इनको लड़ने की अवाम के साथ पुरानी आदत है, बट इस दफ़ा ये है कि क्या ऐसी बात है कि कराची में कोई भी कंज़्यूमर के इलेक्ट्रिक से खुश नहीं है। आप कहते हैं कि जी प्राइवेटाइज़ेशन हुई आपकी 20 साल पहले, आपके लॉसेस जो है वो 40% से 20% पे आ गए तकरीबन या 23% पे आ गए। लेकिन क और आपने लोड शेडिंग जो है वो सिर्फ़ आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लोग बिल नहीं देते। बट ऐसा क्यों है कि भई जहाँ पे लोग बिल दे नहीं देते वहाँ लोड शेडिंग करते हैं, फिर भी आपकी रिकवरी कम होती है? और क्यों ऐसा है कि कराची में आपसे खुश नहीं है? मोनिस भाई ज़रा जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली खज़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस दिस। देखिए, पहली बात तो मैं आपको जिसके मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कहूँगा कि ना, बीइंग सीईओ ऑफ के इलेक्ट्रिक इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू शुड ट्राई टू विन अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। ये हो ही नहीं सकता। 2 तरह के कराची के अंदर लोग हैं। कुछ लोग हैं जो लोड शेडिंग का सामना करते हैं और कुछ लोग हैं जो लोड शेडिंग का सामना नहीं करते। जो लोड शेडिंग का सामना नहीं भी करते, उनको भी बिजली का बिल तो आता है, और जो बिजली का बिल आता है, वो के इलेक्ट्रिक डिसाइड नहीं कर सकता। वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्बिट है, और आपको पता है कि मुल्क में एक यकसा टैरिफ का निज़ाम है, जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, क्वेटा, जहाँ पे भी कोई आदमी जो एक अगर मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट का कस्टमर है या उससे ज़्यादा, 3 फेज़, सिंगल फेज़, 100 यूनिट, 300 यूनिट, वो सारा टैरिफ सिमिलर अक्रॉस द कंट्री है। तो जो टैरिफ है वो बढ़ा है पिछले 2022 से, मैं कहूँगा, लेकर के अभी रिसेंटली कुछ कमी हुई है, मगर ये टैरिफ, एवरेज टैरिफ तकरीबन ₹19 से लगभग ₹40 तक चला गया था। इसको 19 से 40 तक ले जाने में केई का इतना ही कसूर है कि केई एनर्जी चेन में है, और ज़ाहिर बात है बिजली खरीदता भी है, बनाता भी है और सप्लाई भी करता है। तो जिन लोगों के वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, उन्होंने भी एक बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा कि सब्सटैंशियल टैरिफ इंक्रीज़ अपने बिलों में नोटिस किया, और इस बात के बावजूद कि हमने ये समझाने की काफ़ी कोशिश की कि ये जो इंक्रीज़ है, इट इज़ एट नेशनल लेवल, एंड बिकॉज़ वी आर अंडर एन आईएमएफ प्रोग्राम, तो आईएमएफ की सर्टेन कंडीशंस हैं, जिसको मीट करने के लिए ये टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। मगर शायद हम लोगों को ये बताने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, तो एक आम आदमी जो लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त कर रहा, मगर ज़्यादा बिल की वजह से वो भी परेशान है। मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कहूँगा अली कदर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मेनी पीपल हू एग्री कि केई ने बहुत अच्छा काम किया है, और केई से पहले बहुत ब्रेकडाउन होते थे। केई से पहले कोई हमारा काम करने के लिए नहीं आता था। केई से पहले हमारे पास भी लोड शेडिंग होती थी, ये लोग कहते हैं। मतलब अभी कहीं के प्राइवेटाइज़ होने से पहले। प्राइवेटाइज़ होने से पहले अर्ली डेज़ की बात हो रही है। मैं अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलकर आया, उसने कहा मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरे पास 12 से 6 18 घंटे की लोड शेडिंग हैदराबाद में होती है। कराची में मेरे घर में कोई लोड शेडिंग नहीं होती, तो मुझे ये पता है कि आप लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, मगर वो भी शायद ये बात बाहर बाहर नहीं कर सकते या करना चाहेंगे, या जो भी सिचुएशन है। मगर जो लोग हैं, जो समझदार हैं ना, वो ये समझते हैं कि एक है सर्विस लेवल। वो सर्विस लेवल सर यकीनन इम्प्रूव हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब ये काम शुरू हुआ था, उस वक़्त कराची का खाली 6% इलाका लोड शेडिंग से मुस्तस्ना था। ये
नंबर बढ़ के तकरीबन 80% तक चला गया था, 78-79% तक चला गया था। जब ये टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, जिसका मैंने आपको भी ज़िक्र किया, और आप माशाल्लाह इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं एंड यू ऑलवेज़ राइट अबाउट एनर्जी, तो आपको पता है कि किस तरह का टैरिफ इंक्रीज़ हुआ था। और जब वो टैरिफ इंक्रीज़ हुआ था, उस वक़्त मुल्क में इन्फ्लेशन भी नहीं, 37-38% आपका बिल्कुल मोहन भाई, मैं आपकी बात को बिल्कुल थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ कि जी मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, आपका टैरिफ इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से लोगों पे सकत नहीं हो सकी। ये पूरे मुल्क के अंदर बात हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इनकी जो डिस्कोज़ हैं, उनकी रिकवरी आपसे बेहतर है। तो क्या फिर प्राइवेटाइज़्ड एक एंटिटी से बेहतर नहीं है कि हम सरकारी या कंपनियाँ चला लें? उनकी उन 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 उनकी रिकवरी आपसे बेहतर है डिस्पाइट के ये सारी इकोनॉमिक चैलेंजेज़ उनको भी फेस करने पड़े। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये इसका मैं जवाब ऑनेस्टली बिल्कुल देना चाहता हूँ। एक तो अली भाई, कराची की ना ये बात करने के लिए कराची की डेमोग्राफिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब 2005 में प्राइवेटाइज़ हुई थी ना, उस वक़्त भी लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सारे शहर ऐसे ही मौजूद थे और कराची भी ऐसे ही मौजूद था। इस बात की वजह भी मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस वक़्त भी केई का लॉस 40% क्यों था और लाहौर का लॉस 17% क्यों था? इस्लामाबाद का लॉस उस वक़्त भी 12% 13% था। यानी कि जब कहीं प्राइवेटाइज़ हुई थी, उससे 40% वर्सेस 17% था, क्योंकि कराची एक मुश्किल शहर है, उसमें कराची उसने वैसे ही हर मैं इसमें दूसरे दिन आके आए तो कराची में अली भाई, कराची के अंदर 900 कच्ची आबादियाँ हैं, 900। आज भी एग्ज़िस्ट हाँ, करती हैं। ये आज कच्ची बढ़ रही बस्तियाँ है तो सर। शायद अब उतनी भी एवरी नहीं। सर, एक नंबर है जो कि कोट होता है कि हर 1 महीने में 35 से 36 हज़ार आदमी कराची में आके सेटल होते हैं। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखिए, वो कहता है वो अमंग्स्ट द टॉप वेरी डिफिकल्ट सिटीज़ टू लिव है ये। नहीं? कराची, डिफेंस, क्लिफ्टन, पीसीएचएस, गुलशन इकबाल, नौजहाबाद का कुछ एरिया, ये नहीं है सर। कराची लियारी भी है। क्या कराची इब्राहिम हैदरी भी है, कराची गडाफ भी है। आज भी जब इब्राहिम हैदरी की बिजली काटते हैं ना, तो आपको बताऊँ मैं जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं हमें कायदे-आज़म ने लाके बसाया था, उन्होंने कहा था पानी और बिजली फ्री है। आज पाकिस्तान बनने के आप लगा लें कोई नहीं, 80 वो साल तो होने लेकिन वाले हैं। लेकिन 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 हमारे यहाँ तो यहाँ पे कराची में मेरे जितने दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि एक दिन बिल डिले हो जाए, उनको तो आप लोग बिजली काटने आ जाते हैं। लेस्को वाले फिर 4 दिन रुक जाते हैं, आप लोग तो पहले दिन आ जाते हैं। तो जब मैं ऐसा बहुत आप बहुत लोगों का बहुत है, अच्छी तो फिर बात है। क्यों रिकवरी कम हो रही है? देखिए आप देखिए, बिजली अब काट दें जाके। अब थोड़ा-सा जो है ना, यदि अगर हमने ये आपको शायद समझा दिया, क्यों पहले बात ये हुई थी कि हमारा वहाँ से खराब क्यों है, तो मैंने आपको कहा कि कराची में कच्ची आबादी है और कराची का एक इश्यू है, जिसकी वजह से ये लॉसेस, जब लाहौर इस्लामाबाद के गवर्नमेंट के हाथों में लॉसेस भी तकरीबन, मैं समझता हूँ कि तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन बताऊँ, तो केई का 42% था। उस वक़्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम डिस्कोज़ का कंबाइंड लॉस 28% था, जिसमें हैदराबाद भी शामिल होगा, जिसमें पेशावर भी शामिल होगा। जिससे ये साबित होता है कि कराची उस वक़्त भी बहुत खराब था जब गवर्नमेंट के पास था। तो अब कोई शक नहीं। कराची इम्प्रूव करके ना, कराची 42 से 20 पे आ गया है। बाकी पूरा पाकिस्तान 28% एटीएनसी से 24 पे आया है। यानी कि पिछले 20 साल में पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा सिर्फ 4% एटीएनसी लॉसेस, यानी कि कुमुलेटेड ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल ये लॉसेस, ये ये एग्रीगेट 4% एग्रीगेट गिरे हैं और आपने आधे कर दिए हैं। ये आप ये बता रहे हैं। एटीएनसी जो कहलाता है ना, ये कहलाता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल। इसके अंदर जितने सेगमेंट। यूनिट्स खोले हुए हैं, जितनी रिकवरी, उसको मिला करके, क्योंकि आप खाली लॉस इंप्रूव कर दें, रिकवरी खराब कर दें, तो उसका फायदा कोई नहीं है। खाली रिकवरी वाला ने यूनिट ना बिल कर पाए, तो भी वो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। तो हम इसलिए टोटल बात करें कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस को अगर हम देखते हैं, तो पूरे मुल्क में 20 साल में 4% इंप्रूव हुआ है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22% इंप्रूव हुआ है। तो ये 22% का इम्पैक्ट करीब-करीब 900 अरब रुपए है सर। ये नंबर्स हैं, आप माशाल्लाह समझते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे गलत होंगे तो आप कैलकुलेट करिएगा कि अगर कराची का लॉस उतना ही कम हुआ होता जितना रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान का लॉस कम हुआ है ना, मेरे हिसाब से तो बढ़ जाता। क्योंकि कराची ये बात तो चले, ये बात हमने मान नहीं, ली और हमने ये कहा मैं कि ये जी इसलिए आपके प्राइवेटाइजेशन तवज्जुह का से, फायदा है। मैं आपके तवज्जुह जी, से जी। ये सिर्फ, और ये दोबारा आ जाएँगी, लेकिन सिर्फ ये, और मैं उस पे आ रहा हूँ बाकी बातों इस डायरेक्शन पे। मैं कह रहा हूँ, मगर एक सिनेरियो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कहीं रन करें कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होती और लॉसेस 42 से ना कम होते, मगर 36 पे आ जाते मिसाल के तौर पे, जितने पूरे पाकिस्तान में हुए, तो आज अगर 36% एटीएनसी पे टैरिफ बन रहा होता तो क्या आता? तो मेरे हिसाब से वो टैरिफ होता ₹50 का। तो ख़ैर, तो मैं अभी इस पे दोबारा से आप जब बात करेंगे, मैं पहले बात देखिए, कराची को ना हम तकरीबन एक, मैं आपको तो एग्ज़ैक्ट नंबर 2193 11,000 वोल्ट के फीडर के से चलाते हैं। यानी जहाँ से भी बिजली आई, जैसे ही वो
11,000 वोल्ट पे आती है, तो वो तकरीबन 2,200 फीडर्स के ज़रिए पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये अच्छा, हमारे पास डेटा के लिए सैप लगा हुआ है, उसके अलावा हमारे पास एक एमडीएमएस लगा हुआ है जो मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिससे कि हम ये सारा डेटा डेटा कैप्चर करते हैं। इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट। अली भाई तकरीबन जो हमारे आप समझ लें कि 1400 फीडर्स पे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9.5% के लॉसेस पे चल रहे हैं, 9.5%। और हमारी रिकवरी ठीक वहाँ पर है तकरीबन 98.5%, इनफैक्ट ठीक है जी। 99%। बिल्कुल, उन जगहों पे जो लोग होंगे ना, वहाँ पे 200 यूनिट वाले की बिजली भी कटेगी, वहाँ पे 700 वाले की बिजली भी कटेगी। मैं मिसाल के तौर पे ताकि ज़रा-सा जो लोग सुने उनको भी पता लगे, डिफेंस बहुत अच्छा एरिया है, मगर डिफेंस के अंदर भी नीलम कॉलोनी लगता है, डिफेंस के अंदर भी अख्तर कॉलोनी लगती है, शीरी जिन्नाह कॉलोनी लगती है, यहाँ पे भी किमाड़ी के अंदर आपका पूरा जो जहाँ फिशरीज़ है वो पूरा एरिया लगता है। मगर उस सब के लॉसेस क्योंकि थोड़े होते हैं तो ये एरिया इसको हम उन स तकरीबन जो 1400 फीडर्स में शामिल करते हैं, वहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे हमारा लॉस 10% से भी कम है। और ये दिस इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर फीडर्स। अगर हम थोड़ा-सा और आगे चले जाएँ, तो हम चले जाएँगे तकरीबन 1600-1700 फीडर्स पे। मैं सर 1600-1700 फीडर्स पे भी 11% लॉस पे खड़ा हुआ हूँ, जिसमें बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं, बहुत सारी। मगर वो क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंड्यूसिव है एक, दूसरी बात वो ना ऐसी नहीं है कि वहाँ जाके काम करना मुश्किल है। तो वहाँ पे रिकवरी भी हमारी करीब-करीब 98 के हम हिट करते हैं, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि शायद दुनिया के अंदर बैंकों का भी ना 2% रिकवरी लॉस नहीं होता, उनका भी ज़्यादा होता है। हालाँकि वो अपने कस्टमर को चूज़ भी करते हैं और सिक्योरिटी भी लेते हैं। लेकिन हम कर लेते हैं और इसीलिए कि हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग आपको कहते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। वो पेमेंट इसलिए करते हैं कि अगर वो नहीं करें ना तो डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। जो हम जहाँ हमें तकलीफ होती है ना, वो है तकरीबन 300 फीडर्स, आखिरी के 3 साढ़े 300 के करीब फीडर्स। इसके ऊपर अगर मैं ऊपर की आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऊपर जो है हमारा मतलब वी आर मैनेजिंग वेल एंड वी आर प्रोबब्ली आवर एटीएनसी, क्योंकि मैं मिला के ही बात करता हूँ कि अगर हम नेपरा का जो टारगेट हमको इस साल का है जो तकरीबन 19% है, अगर हम पहले 1600-1700 फीडर्स पे उसके अंदर हैं, तो आखिरी वाले के अंदर हम खराब होके 21 पे जाते हैं। और उसकी वजह ये है अली साहब कि जो हमारे पास कुछ 150 फीडर है ना, उनका एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस इज़ 87%। 87% लॉस है। ये तो 150 फीडर्स हैं कराची के। 150 फीडर ऐसे और उन वो 87% लॉस 150 फीडर है आपके तकरीबन 2200 फीडर में से। ठीक है जी? जी, जी। ठीक है जी। आपके तकरीबन आपके ये जो है आपके अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है ये। तो अच्छा ये मुझे उस बताएँ कि वहाँ पे उन फिर आप फीडर कितनी देखिए लोड शेडिंग करते हैं? उन फीडर पे उन फीडर्स के ऊपर खाली 200 यूनिट वाले लोग नहीं होते, उन पे 500 यूनिट वाले लोग भी होते हैं। जो अभी जिसपे बहुत अभी लेदे हुई थी कोरंगी और लाठी के कुछ एरिया के अंदर 100 गज के घर के अंदर हाइड्रेंट चल रहे थे सर, जी, जिनको हम क्योंकि किसी ने वो एक मेरे साथ ग्राफ शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ है कि जी 62% ऑफ बिलिंग लॉसेस जो आपके हैं, वो 400 से 700 यूनिट की स्लैब में होते हैं। तो उसका देखिए सवाल ये है कि वो क्या 400 से 700 स्लैब के लोग क्या सारे एक कॉलोनी में रहते हैं? नहीं, या ये हाँ, सवाल आप बताएँ ना, यही तो हाँ, तो ऑनेस्टली आपसे जवाब पूछ रहे हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ और मैं ये काफ़ी डेटा है जो कि मैं कहूँगा कि आपके साथ स्लाइड शेयर कर लें। देखिए, जो ऐसे एरियाज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस मिसाल की मैं इसी की देता हूँ या पीसीएचएस की, यहाँ पे ना जो 200 यूनिट कंज़्यूम कर रहा है ना, उसकी रिकवरी भी 95% है। लेकिन जब मैं एक ऐसे एरिया में जाता हूँ, जहाँ पे कि पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, लॉ एन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 400 यूनिट वाला आदमी वहाँ पे भी मौजूद रहता है। वहाँ पे भी घर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। मैं किसी भी एक इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, ये ज़ाहिर बात है आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन और वो जब डिटेल्स हैं वो बहुत सारी मौजूद भी हैं, लोगों को पता भी हैं। वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पक्के घर बने हुए हैं, 4-4 स्टोरी के, एसी चल रहे हैं, हमने पकड़े हैं, उनकी हमने एविडेंसेस भी लोगों के साथ शेयर किए हैं। जब किसी को बिल दिया जाता है, उससे पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद इस बात की अपॉर्च्युनिटी है कि वो आके एक्सप्लेन करे, फिर वो जाके नेपरा को शिकायत भी कर सकता है, ओम्बुड्समैन के पास भी जाता है, हमारी अगर हमने गलत बिल बनाया होता है। मैं आपको अली भाई बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है। जितने अच्छा ओम्बुड आप ओ ए जी, एक जी। चीज़ मैं बता दूँ, जितने ओम्बुड्समैन के पास केसेज़ जाते हैं ना, 95% केसेज़ हमारे फ़ेवर में रिज़ॉल्व होते हैं। तो सबक ये कहना सबक कि ये जो डेमोग्राफी है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे कहना कि 400 से 700 यूनिट पे केई का वो खराब है, 200 में भी अच्छा है, 200 में भी खराब है, 700 में भी अच्छा है, 700 ये किस इलाके में है? अगर ये उस फीडर्स पे है,
जो गुंजान आबाद इलाकों में है, जहाँ पे कि हमारी एबिलिटी टू गो एंड डिस्कनेक्ट इज़ वीक बिकॉज़ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर, वहाँ बिल्कुल खराब होगी। और जो स्टेबल एरिया है, वहाँ पे 200 की भी अच्छी होगी। ये नहीं हो सकता कि वहाँ 200 वाला बगैर पेमेंट के चलता रहे और 400 वाले की बिजली कट जाए, वहाँ पे सबकी बिजली कटेगी। तो अच्छा, बैंक के बाकी डिस्को के अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे उसमें मैप्को, वायस्को, पेस्को, जेपको, इन सारों की रिकवरी जो है वो मतलब एक सर्टेन यूनिट्स के अंदर जाके वो 120% भी हो जाती है। तो ऐसी हुँ, क्या गिदर सिंगी है कि वो 100 का बिल करके 120 ले आते हैं? ये आप ये जादू नहीं आता आपको? नहीं देखिए, मैं तो ये हो सकता है। हमारे पास कभी-कभी ऐसा होता है कि जो जब कोई जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पेमेंट्स होती है, तो वहाँ ये होता है कि 1 महीने जो है ना, या 1 पीरियड में 68% रिकवरी हुई, तो अगले महीने या अगले पीरियड में 130% रिकवरी हो गई, क्योंकि वो कुछ बिल थे जो पे नहीं हुए, बजट खत्म हो गया था, वो अगले पीरियड या अगले महीने में पे हो गए। लेकिन ये मेरे भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है, ये वही बता सकते हैं कि अगर किसी जगह पे वो पूरी रिकवरी कर रहे हैं, तो फिर मतलब और पुराने बैलेंसेस भी नहीं है। मतलब या तो ये हो ना कि हम कहें कि मतलब बहुत बड़ा पुराना बैलेंस है, तो आपने ₹100 का बिल किया मगर ₹120 ले लिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अली भाई, ये और मैं किसी पे ये नहीं कह रहा किसी के नंबर गलत है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझ सकता कि 120% रेज़िडेंशियल में रिकवरी कंसिस्टेंटली कैसे हो सकती है? ये वही तो बता फिर सकते इसकी देखिए वो एक ग्राफ घूम रहे हैं, वो कुछ महीनों के हैं। उन महीनों में उनकी 120 है, तो इसका मतलब है कि पहले शायद वो कम रिकवरी हुई होगी जो अब बाद में रिकवर हो रहा है। तो ये क्लैरिटी की बात है ये कि पिछले मैं महीनों बिल में कम होगा उनका। मैं ये अच्छा, मुझे नहीं मालूम कैसे होता है ये ये आपको मतलब। नहीं मालूम, आपकी 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 डिस्को नहीं है तो आपको नहीं पता। आप अपनी के नहीं, इलेक्ट्रिक और के अभी बारे में बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ कर रही है ना, तो जब प्राइवेटाइज़ करेगी तो जो भी प्राइवेट पार्टी होगी वो आके देखेगी, हो सकता है वो बताए कि ये सिस्टम ठीक है या इसमें कोई कैलकुलेशन है या अच्छा, ये किसी तो मोनिस भाई बताएँ, आप ये 1.5 ट्रिलियन जो है ये टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में लेके जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अगले 7 सालों में समथिंग लाइक दैट, और हुँ। कितना को पैसा बना लेती है कि इलेक्ट्रिक? मैं पब्लिश आपके अकाउंट्स अगर जाके देखूँ तो आपकी कंपनी के अभी लास्ट ईयर के तो अकाउंट्स अभी तक आपने पब्लिश नहीं किए, जो आप कर देंगे मल्टी ईयर टैरिफ है। उससे पहले कोई 5-6 साल देखे तो मुझे आपको कोई प्रॉफिट नज़र तो नहीं आता, ज़्यादातर आप ब्रेड में है। तो आप कंपनी भी नहीं पैसे बना रही, लोगों को भी बोझ पड़ रहा है, तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? अभी बात ये है कि यही बहुत बड़ी एक मिथ है कि हमने कोई बहुत पैसे बना लिए। देखिए मसला ये है कि 2005 से लेकर के 2023 तक जो टैरिफ पीरियड है, उसमें के इलेक्ट्रिक ने 2% प्रॉफ़िट बनाया है और उसमें जो आखिरी साल था 2023, उसमें तो 30 अरब रुपए का लॉस हुआ है। और उस लॉस की रीज़न्स थे, जिसमें मैं आप ही के साथ एक दफ़ा एक पॉडकास्ट कर भी चुका हूँ, जिसमें कि सेंट आउट का लॉस था जो हमें कॉम्पेंसेट नहीं किया गया, हेजिंग कॉस्ट थी जो हमें कॉम्पेंसेट नहीं की गई, फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो जो नेपरा ने टैरिफ सेट किया था 12.5% का, वो 22% हो गए। हमें उसपे भी नेपरा ने कहा कि ये तो आपकी जो है, हमने टैरिफ के अंदर आपको क्लोज़ कर दिया था, मतलब आप आकर के ये आपका रिस्क था। तो हमें मिला-जुला के इन सब की वज़ह से 30 अरब रुपए का लॉस हुआ था। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ, तो डॉलर टर्म्स में तो तकरीबन उन्हें 1% का नेगेटिव हिट है उनकी। और ये आगे 7 साल में 1.5 ट्रिलियन की जो कैलकुलेशन है, ये इसको आइसोलेशन में देखने का से इसलिए मसला सॉल्व नहीं होता कि ये सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों क्रिएट हो रही है? देखिए, हम के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं ना, हमारी बिजली बनाने की एक कॉस्ट है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को नेशनल ग्रिड के मुकाबले में पेश करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल ग्रिड में से 2 फ्यूल कॉस्ट्स निकालें प्लीज़। एक हाइडल और एक न्यूक्लियर, क्योंकि वो किसी भी प्राइवेट आदमी के लिए वो सिर्फ़ गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आप मैं और ये बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ अली भाई, ये सारे नंबर्स मैंने देखे हुए हैं कि अगर आप नेशनल ग्रिड में से इन दोनों की कॉस्ट निकाल देंगे ना, तो केई की जनरेशन कॉस्ट पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट से कम है। मगर जब इनको शामिल करते हैं तो लगता है कि इनकी फ्यूल कॉस्ट या पावर जनरेशन कॉस्ट हायर है। तो क्योंकि न्यूक्लियर हम ₹2 में तकरीबन डेढ़ ₹2 में बनाते हैं और हाइडल भी इसी तरह बनाते हैं, और ये को तो हमारी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपकी जनरेशन का। एक 4 5-6 हज़ार जो है हाइडल होता है और 5-6 हज़ार तकरीबन, अगर हम चशनप और सबको मिला लें तो 4-5 हज़ार न्यूक्लियर है। तो अगर हम 20,000 बना रहे हैं और हम पीक में चल रहे हैं, तो उसमें से 8-10 हज़ार की कॉस्ट इतनी होती है, तो उसके बाद हमें उनके साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि इस बात का इम्कान तो सिफ़र है कि के इलेक्ट्रिक जाके किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से एग्रीमेंट कर लेगा और वो अलाउ कर देगी। ये दिस इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ₹40, वैसे 40 नहीं है, 38 39 के करीब है टैरिफ, ₹1 भी सिग्निफिकेंट होता है। बाडा पे आपने देखा ही होता है कि वो पूरा नहीं करते, वो थोड़ा कम रखते हैं, तो आपको भी कम ही रखना चाहिए, ऑप्टिक्स के लिए ही कम से कम। सो तो अगर मैं इसमें से अपनी फ्यूल कॉस्ट निकाल दूँ ना, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट रह जाती है ना, जो हमें इस टैरिफ में रिकवर हो रही है, वो है लगभग ₹10 की। जिसमें कि हुँ। ओ&एम है, जिसमें कि हमारा डेप्रिसिएशन भी है, जिसमें कि बाकी सारी कॉस्ट और रिकवरी भी कॉस्ट उसके अंदर शामिल है। रिकवरी पे आपने बात की, मैं इस पे बिल्कुल बात करूँगा।
तो अगर मैं ये कंपेयर करूँ कि हमारा 38-39 का टैरिफ है और डिस्कोज़ का टैरिफ जो है वो ₹33 है, तो अली भाई ये भी तो देखना पड़ेगा कि ₹33 पे डिस्कोज़ ने लॉस कितना किया है। अगर आप वो नंबर आप चेक करा लीजिएगा। जो मेरी इत्तिला है, सारे डिस्कोज़ को अगर मिला लेते हैं, तो कोई तकरीबन 400-500 अरब रुपए का लॉस है। तो अगर 400-500 अरब रुपए का लॉस डिस्को कर रहे हैं, ₹33 के टैरिफ पे, तो प्रॉफ़िट करने के लिए उन्हें कितना टैरिफ देंगे आप? और वो टैरिफ के अंदर जब आप अदर देन फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखेंगे 500 अरब का लॉस करें, इसका मतलब है कि ₹5 आप और दे देंगे, 100 मिलियन यूनिट अगर के इलेक्ट्रिक को निकाल के 100 बिलियन पे निकालें तो ₹4-5 तो बन जाएगा, है ना? मेरे ख़्याल में मैंने जो मैं ये नंबर आपको आपको कहूँगा आप प्लीज़ चेक कर लें, शायद 594 अरब रुपए का लॉस है। तो तो यही अब 594 अगर आप उसको ₹5 तो डाल दें फिर 33 में, अगर 33 आप आके उनके आपके करीब 33 आ पे गए। हाँ, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो भी कॉस्ट ₹33 है उसकी फ्यूल कॉस्ट कितनी है और हमारी फ्यूल फ्यूल कॉस्ट कॉस्ट तो और फ्यूल आपको कॉस्ट तो इसका एफिशिएंसी मतलब है नज़र बहुत आएगी। ज़्यादा एफिशिएंट। आपको एफिशिएंसी नज़र आएगी, ठीक है ना? एक बात तो ये हाँ, है। दूसरी बात ये है कि आप अभी भी ₹3 30 पैसे का पेयजल सरचार्ज तो लोगों से ले रहे हैं ना, जो कि एक जी, बहुत ही छोटी-सी कॉस्ट है इन अ 2.6 ट्रिलियन रुपी ऑफ सर्कुलर डेट। देखिए 1.5 ट्रिलियन की आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं बिजली बेचूँ, मैं बिजली बनाऊँ, मैं बिजली बेचूँ, मैं कीमत भी तय नहीं कर सकता। कीमत जो लोगों की, वो मैं नहीं तय कर सकता। वो तो गवर्नमेंट आप आज अगर निज़ाम को आज़ाद कर दें मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताइए मैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे चोरी होती है, मैं वहाँ बिजली पहली बात तो ये कि बेचूँ या और अगर बेचूँ तो किस कीमत पे बेचूँगा? मैं तो उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करूँगा ना। तो ये 1.5 ट्रिलियन का नंबर पहली बात तो ये कि आपको बाकी सारे नंबर भी देखने पड़ेंगे कि आप इस पीरियड में जो आपने सर्कुलर डेट 2.6 ट्रिलियन का क्रिएट किया है, क्या वो केई ने क्रिएट किया है? सर माज़रत के साथ वो केई ने नहीं क्रिएट किया, वो केई उसके अंदर शामिल ही नहीं है। अगर केई सर्कुलर डेट में शामिल हो, तो जो केई को 30 अरब रुपए का लॉस हो ना, वो सर्कुलर डेट में पार्क होना चाहिए। ये 30 अरब रुपए का लॉस हमारी रिटेन अर्निंग से एडजस्ट होता है। ये गवर्नमेंट को बिल नहीं हो सकता, तो वी डोंट कंट्रीब्यूट टू द सर्कुलर डेट। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज गवर्नमेंट हमें आज़ाद कर दे और कराची शहर को बिजली चाहिए होगी, तो मैं ये पैसे लोगों को बिल करूँगा। तो अब ये तो हुकूमत का फैसला है ना कि उसने 1.5 ट्रिलियन की सब्सिडी देनी है, 1 की देनी है या 2 ट्रिलियन की देनी है। या 2 ट्रिलियन की देनी। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताइए मोहनिस भाई, मैं बात आपकी समझा कि जब एक ये कंपनी जो है डिस्को जो है, जो इनका लॉस होता है, वो लॉस कौन बेयर करता है? और वो आपका जो लॉस होता है, यानी कि आप अगर रिकवर नहीं कर पाते हैं और आपको ये मल्टी टैरिफ में नहीं आया, तो ये कौन बेयर करेगा और उनका लॉस कौन बेयर करेगा? जो सरकारी तो डिस्कोज़ हैं। पहले पहले सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये रिकवरी लॉस आज एक तरीके से टैरिफ में डाला गया है और उसकी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट ने पावर पॉलिसी जो कि सबने एग्री की थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब डिस्कोज़ के टैरिफ डिटरमिन होंगे, तो उसमें प्रूडेंट कॉस्ट ऑफ रिकवरी शामिल की जाएगी। ये मुल्क का कानून है और जब आप प्राइवेटाइज़ेशन करेंगे जो कि होने वाली है जल्दी, तो आप किसी इन्वेस्टर को ये कहेंगे कि तुम बिल तो करोगे, मगर तुम रिकवरी अलाउंस तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो जो आपसे रिटर्न माँगेगा, वो उस रिटर्न के अंदर उस कॉस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ऐसे कौन बिज़नेस करेगा कि वो कहेगा मैं रिकवर नहीं कर सकता और उसकी कॉस्ट मैं खुद दूँगा। तो या तो प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होगी और या उसका रिटर्न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनएडवर्टेंटली वो जो गैप है ना, वो रिटर्न से कॉम्पेंसेट करना शुरू कर देंगे, जो गलत बात है। रिटर्न देना चाहिए जो रिटर्न देना चाहिए और प्रूडेंट कॉस्ट ऑफ जो भी रिकवरी है, उसको टैरिफ में शामिल करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारा पिछला टैरिफ था, उसके अंदर भी रिकवरी लॉस हमें दिया गया था, जिसका तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें काफ़ी लड़ाई-झगड़ा रहा हमारा कि वो राइट ऑफ कैसे क्लेम होना चाहिए और उसपे अभी भी हम नेपरा के साथ लगे हुए हैं और उनको समझा रहे हैं कि ये कंपनी सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर आपको ये कॉस्ट नहीं देनी तो द गोइंग कंसर्न असम्पशन ऑफ दिस कंपनी इज़ नॉट वैलिड बिकॉज़ ये तो फिर इसका मतलब होगा कि जितना रिकवरी गैप होगा, स्पॉन्सर इतने पैसे डाल देगा, तो कंपनी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। और मैं फिर ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम अली भाई है, वो पूरे कराची का नहीं है, वो 3 साढ़े 300 फीडर्स का है। अगर उस 3 साढ़े 300 फीडर्स को हमसे हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान ले ले, तो मैं आपको ना आज आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये ऐलान कर रहा हूँ कि सर मुझे ना 9.75 रिकवरी का टारगेट दीजिएगा और 98.5 टीएनडी का टारगेट दीजिएगा 9.75 और टीएनडी का रिकवरी का टारगेट दीजिएगा 98% और उसको ना हर साल 0.2% बढ़ा करके 99 पे भी ले जाइएगा। तो फिर आप ये कहिएगा, यार कैसी ज़बरदस्त कंपनी है देखो, बस सिंगल डिजिट में सिंगल डिजिट में लॉस ले आए और रिकवरी भी 99% करे पूरे शहर से जिसके अंदर मतलब कितना बड़ा एरिया है। मसला ये समझना पड़ेगा, ये वो मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि मुझे कोई दिखाए ऐसे कितने फीडर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है। किसी हिस्से में इतनी कच्ची आबादियाँ नहीं है जितनी कराची में है और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये प्राइवेटाइज़ नहीं होती ना, तो
इस के इलेक्ट्रिक के लॉसेस 60% से भी ज़्यादा हो सकते थे, खुदा ना ख़ास्ता। इसलिए कि यहाँ पे ऑपरेट कराना, ये दूर तो बहुत दूर की बात है। ये हम डिफेंस के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पे कि हमारी एंट्री नहीं है और हमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ भी वहाँ नहीं ले जा पाती। तो कहना बहुत आसान है, वाह! और एक श्रीनगर खूबसूरत जैसी जगहों पे। जो है ना, खूबसूरत कमरों में बैठ के ये बातें करना, लेकिन जब कोई आदमी जो है ना वो कराची आके इन इलाकों में मूव करे, तो उसे पता लगता है कि कराची है क्या? अच्छा, अच्छा मुझे चलिए ये बात आपकी साबित हुई कि जी 350 एक आपके ऐसे फीडर्स हैं जिसके ऊपर ये नुकसान होता है। उसके अलावा बाकी जो आपके 2200 में से जो बाकी आपके बच जाते हैं 18 साढ़े 1800 वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे आप 99% तक की रिकवरी और अंडर 10% जो है आप परमिसिबल जो लॉसेस हैं, उस पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि आपने दूसरी एक बात शुरू में की कि जी आपका फ्यूल मिक्स जो है वो महँगा है वर्सेस ये है, आपका ये है। तो आप एक प्राइवेट एंटिटी हैं, तो व्हाई डिडन्ट यू टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच और आप अपने मिक्स को बेहतर करने के उस पे काम क्यों नहीं करते? सीपीपी के पास जाते हैं कि जी उसको क्यों नहीं जाते उसके पास कि इसको बेहतर क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हमारे पास ज़ाहिर बात है कुछ प्लान्स थे, कुछ पे हमने कंप्लीट अपना किया और कुछ पे हम नहीं कर पाए। हम एक कोल प्लांट पे काम कर रहे थे, जिस पे हमने ज़मीन भी खरीद ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ना करें। उसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। हमें जनरेशन लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने आखिर में कैबिनेट कमिटी ऑन एनर्जी ने कहा कि आप ये ना लगाएँ। अगर इस वक़्त वो 700-800 मेगावाट हमारे फ्यूल मिक्स में होता, तो वो शायद 13, 14, 15 रुपए की बिजली बना रहा होता। मना कर दिया गया और उन्होंने कहा हमारे पास बहुत बिजली है, आप हमसे लें। हमने उसके ऊपर फिर एक ग्रिड बनाया, जो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक़्त हम, अगर आपको याद होगा, हम पहले 650 मेगावाट बिजली लिया करते थे। हम इस वक़्त भी 17-1800 मेगावाट बिजली ले रहे हैं, और एनटीडीसी अपनी एक लाइन पे काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में अगले 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आवर एबिलिटी टू ड्रॉ पावर फ्रॉम एनटीडीसी सीपीपीए विल इंक्रीज़ टू ऑलमोस्ट 2000 मेगावाट्स, 2100 तक भी जा सकते होंगे, जो बिल्कुल सही है, हमें करना चाहिए। इसके साथ-साथ अली भाई, हमारे पास इस वक़्त भी गैस फायर्ड पावर प्लांट्स मौजूद हैं। अगर हम और हमें, चूँकि ज़ाहिर बात है, ये जब प्लांट्स लगाए गए थे, उस वक़्त हमारे पास इंडिजिनस गैस थी। तो अगर आज भी हमें इंडिजिनस गैस मिल रही हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि केई की जनरेशन कॉस्ट जो है वो नेशनल ग्रिड से कम हो जाएगी। मगर ज़ाहिर बात है, वो एक प्राइसिंग मैकेनिज़्म है। अगर मुझे आप ₹10 की गैस देंगे, तो बिजली का यूनिट एक्स का पड़ेगा। अगर आप मुझे एलएनजी देंगे, तो बिजली का यूनिट ज़्यादा बनेगा। एलएनजी भी कौन बेचता है? पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 100% ओन्ड सब्सिडियरी है। जो गैस है, वो एसएसजीसी बेचता है। उसमें 72 या 73% गवर्नमेंट है, पर मेजॉरिटी है, हमें पता है कि इट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंटिटी। ऑयल कौन बेचता है? पीएसओ बेचता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता कोई खराब बात है। अगर आज मैं इनको बायपास करके किसी से डायरेक्ट भी एलएनजी खरीदूँगा, तो उसकी कीमत लगभग यही होगी, मुझे कोई सस्ती नहीं मिलेगी। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है कि व्हाट कैन वी डू? क्या ऐसा है कि इस मुल्क में कोई और आदमी गैस के ऊपर मिसाल के तौर पे ₹12 की बिजली बना रहा है और मैं 14 की बना रहा हूँ? इसका जवाब है नहीं सर, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 सोर्स निकाल दें आप, हाइडल और न्यूक्लियर, और फिर के इलेक्ट्रिक को कंपेयर कर लें, वी आर चीपर। इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट्स की या तो कैपेसिटी अच्छी है, या उसकी ओएनएम कम है, या उसकी ओवरऑल फ्लीट एफिशिएंसी अच्छी है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट उनसे कम आती है। ये नंबर्स जो है ना, ये अभी भाई पब्लिक नॉलेज है, एंड अगेन मे बी ज़ाहिर बात है, यहाँ पे शायद इतना हम कि उसको डिस्प्ले कर पाएँ, लेकिन आई वुड लाइक आवर टीम टू शेयर दोज़ नंबर्स विद यू, सो दैट इट कैन बी एक्चुअली एटलीस्ट रिव्यूड, के जो ये बातें हो रही हैं, मैं चाहूँगा कि ये बातों को आप पढ़ के, देख के, और ये बताएँ कि हाँ, ये बात ठीक है, या हम ऐसी ही हवा में कोई बात कर रहे हैं। तो अच्छा, अब आपका मल्टी ईयर टैरिफ आ गया, आपकी वैल्यूएशन अनलॉक हो रही है। स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो कहीं का स्टॉक जो है उसमें कुछ इज़ाफ़ा हुआ और उसके बाद जो है अब आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी का है क्योंकि पता चल रहा है और उस इन्वेस्टमेंट आने के लिए शेयर होल्डर की क्लैरिटी चाहिए। लेकिन आपके शेयर होल्डर के आपस में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। अब इस एमवाईटी आने के बाद आप वो शेयर होल्डर्स के इश्यूज़ को किस तरह रिज़ॉल्व होता देख रहे हैं और वो क्या एक पेज पे आके वो इन्वेस्टमेंट आ पाएगी? अली भाई, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। छोटा इश्यू नहीं है, इश्यू तो काफ़ी है। दोनों आपस में काफ़ी हद तक हमने देखा है कोर्ट केसेज़ में आपस में। जो मेरा यकीन है वो ये है कि इंशाल्लाह, अब शायद इसी बात का वेट हो रहा था कि ये टैरिफ की क्लैरिटी आ जाए। तो मुझे यकीन है कि ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा, और मैं दोनों साइड के जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, मैं आपके तवज्जुह से भी वैसे भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में चाहे उनके जो भी आपस के डिस्प्यूट्स हों, मगर व्हेन इट कम्स टू केई, दोनों ने जो है ना एक बहुत ही प्रैग्मैटिक व्यू लिया है, और हमारी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रुकी नहीं है। हमारी सारी अप्रूवल्स हुई हैं, यूनानिमस हुई हैं। कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा हो, और कोई मेजॉरिटी वोट्स के ज़रिए किया गया हो। और हम यकीनन, हमारी बोर्ड मीटिंग हमने अनाउंस भी कर दी है शायद स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इसके बाद जो होनी है। पहले हमारी बहुत बोर्ड मीटिंग्स होती रही हैं, तो हम उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं।
और मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी हो जाएगा, यानी कि आपके शेयर होल्डर एक पेज पे आ जाएँगे और इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो वो आपका चलता रहेगा। देखिए अच्छा हमें मेरा ना बट मैं एक जी, स्पेसिफिक ये कह दूँ कि हमें ना इस टैरिफ की बेसिस पे तकरीबन 1.4 से 1.8 बिलियन डॉलर का कैपेक्स करना है, जिसके लिए हमें लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा। ये कोई पैसे टैरिफ के साथ चेक बुक नहीं आती कि आप पैसे चेक नेचुरली, लेकर तो हमें डेट लेना है जिसके लिए लेंडर्स जो है ना उनको इन सारे इश्यूज़ का रेज़ोल्यूशन चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूटली। यकीन है कि ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल, अब आपने ये डॉलर की बात की तो वो ये था कि भई आपका ये डॉलर इंडेक्स क्यों है? ये तो आईपीपी वाली बात हो गई, भई काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, कराची पाकिस्तान में है, बिजली इधर की है, तो आपको डॉलर इंडेक्सेशन क्यों चाहिए? अब ये बहुत बात हुई है, इसमें बड़ी डिबेट हुई है और बात ये है कि जब ये इन्वेस्टमेंट हुई थी 2005 में, तो डॉलर्स आए थे, जो कि स्टेट बैंक के पास फॉर्म वी की शक्ल में आज भी एज़ रिपैट्रिएबल इक्विटी के तौर पे रजिस्टर्ड है। तो ये है तो डॉलर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पे रिटर्न हम रुपए में दे दें? ये जो है सवाल का जवाब मेरे लिए देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हुई हैं वो सारी स्पॉन्सर्स ने खुद की हैं और उन्होंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ कहा कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। उस वक़्त भी उस कंपनी की मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें 14-15% रुपए में रिटर्न एक्सेप्टेबल है, तो वो बोर्ड में हमें बता देंगे। हम उसके ऊपर अपना टैरिफ बना के लेके चले जाएँगे, जो हमने अपने स्पॉन्सर से एग्री कराया है और वो हम उस डिटर्मिनेशन में हमने लिखा हुआ देखा है और हम उसको चैलेंज भी नहीं करेंगे बिल्कुल। वो ये कि अगर कल को कोई क्योंकि देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इस तरफ मूव करना चाह रहा है कि ना आगे जो इन्वेस्टमेंट्स हों वो रुपए में होनी चाहिए। थोड़ा-सा अली भाई लेकिन आप माशाल्लाह क्योंकि ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक्स के और उसके आप माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अगर आपके जो डॉलर बॉन्ड हैं, अगर वो 12-13% की यील्ड दे रहे हैं, तो आप किसी आदमी को क्या कहना चाहते हैं कि मतलब वो बॉन्ड नहीं ले और वो रुपए के अंदर इन्वेस्ट कर दे और वो जो इन्वेस्टमेंट करे उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि क्योंकि बॉन्ड का रिस्क तो खाली जो क्रॉस डिफ़ॉल्ट के ज़रिए वो मेज़र कर सकता है, लेकिन जब वो पैसे को लगाएगा तो वो उसको एक मतलब इक्विटी रिस्क भी आ जाएगा, फिर ऑपरेशनल रिस्क्स आ जाएँगे। अच्छा, बॉन्ड्स जो हैं वो फिर भी रिपैट्रिएट होते हैं, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होता है। अ लोगों को आपको पता है कि जिनकी फॉरेन इक्विटी है, उनके जो डिविडेंड्स हैं वो इतना लंबे-लंबे अरसे रिटेन हुए हैं कि शेयर जो उसकी डॉलर प्राइस है वो कहीं से कहीं हो गई और वो सारी हिट इन्वेस्टर की होती है। तो अगर पाकिस्तान बॉन्ड पे हम 12% डॉलराइज़्ड रिटर्न दे रहे हैं और हम समझते हैं कि कोई आदमी रुपए में इन्वेस्ट करे, तो आपके ख्याल में कोई रिस्क प्रीमियम ऐड होना चाहिए ताकि लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय मुल्क में इन्वेस्ट करें? और मैं आपसे ठीक एक है, बात आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपका लोग इन्वेस्टर सुनेंगे नहीं ना आएगा। अली भाई हाँ, लोग सुनेंगे ना तो रैशनल भी तो हमें बताना चाहिए ना, कि आप कह रहे हैं बॉन्ड पे 12% डॉलर ले लो, मगर अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना तो रुपए लेना। तो मुझे वो कौन इन्वेस्टर होगा? वो तो ये कहेगा ना कि 12% बॉन्ड में मिल रहा है तो 5-6% का प्रीमियम दो, तो मैं इक्विटी इन्वेस्ट करूँगा। तो 18% डॉलर के अंदर उसको मतलब 18, 16, 17 फिर अगर आप उसको कहते हैं नहीं तुम रुपए लो, तो वो ये कहेगा कि यार मुझे ये बताओ कि रुपए डॉलर पैरिटी का हेज क्या दोगे? तो हो सकता है वो आपसे 12% माँगे, 13% माँगे, तो क्या रुपए में हम 30% रिटर्न देने के लिए नहीं, तैयार बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये आईपीपी वाला आर्गुमेंट है और वही आर्गुमेंट है कि इन्वेस्टर नहीं आता और इन्वेस्टर नहीं आता उसको डॉलर पे रिटर्न देना पड़ता है। इट्स अनफॉर्च्यूनेट लाइक दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज ये जो आपका मल्टी ईयर टैरिफ आया है, इससे आपकी कंपनी की वैल्यू अनलॉक हो गई है और एक रास्ता नज़र आया है। तो क्या इससे आपकी दूसरी डिस्कोज़ की प्राइवेटाइज़ेशन की कोई कहानी चलेगी? क्या प्राइवेट सेक्टर इस वक़्त एक्साइटमेंट दिखाएगा? कुछ पाकिस्तान के अंदर प्लेयर रहे हैं, जो आपके भी बोर्ड पे कुछ लोग बैठते हैं, बड़े एक्टिवली देख रहे हैं, कुछ लाहौर में लोग बैठे हुए हैं, वो बड़ा एक्टिवली कुछ डिस्कोज़ को देख रहे हैं कि वो लेना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में कोई हलचल होगी, कोई डिस्को प्राइवेटाइज़ होगी आफ्टर गेटिंग दिस एनवाईटी फॉर केई? अ, अली भाई बाकी सारी बातें अपनी जगह लेकिन मेरे ख्याल से तो जो पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, उसको हमारे टैरिफ को देख के ना इस बात का एहसास होना चाहिए कि यू शुड इन्वेस्ट क्योंकि जो प्रूडेंट कॉस्ट है, मैं फिर ये बात कहूँगा कि कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रूडेंट है या नहीं? तो वो ये असेस करेगा कि देखो प्रूडेंट कॉस्ट हमको मिल रही थी और उसकी बेसिस पे हमें इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप आके इन्वेस्ट करें और आपको क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, मोस्ट लाइकली इट विल बी अ कॉस्ट प्लस टैरिफ। तो अगर कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। इस टैरिफ से ये तय हो रहा है कि देखिए अगर हमें जैसे रिकवरी का अलाउंस मिला है, क्या हमें जितना हमारा गैप है पूरा मिल गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारा गैप है और मैं फिर वही बात करूँगा कि 300 फीडर को निकाल दें तो हाँ, हम 98.5 पे चले जाते हैं। लेकिन जब उनको शामिल करते हैं ना तो हम तकरीबन 90 पे चले जाते हैं, 90.5 पे चले जाते हैं। तो नेफरा आप में ये हमें 300 मीटर की बिजली काट दें टोटल। आपने वैसे तो ही लोड शेडिंग के लिए लोड शेडिंग बढ़ा दें उनकी।
बहुत अच्छी बात है ना। फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, तो फिर जब अभी भी कल बात हो रही थी कि हाईवे ब्लॉक कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ये ज़िम्मेदारी हम पे डाल देते हैं कि क्योंकि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप बिजली दें उनको। तो बिजली दें, पैसे भी नहीं लें, चोरी भी कराएँ, कॉस्ट भी नहीं देंगे मगर सिस्टम चलाएँ। तो इसलिए जो है ना, अगर हमें जैसे ये जो साल है, इस साल अगर मैं टैरिफ में देखूँगा तो मुझे तकरीबन कोई 6.5% के करीब रिकवरी कॉस्ट मिलेगी। मैं अभी भी 3% तो कम से कम 3% आउट हूँ, कम से कम 3%। और उस हाँ, 3% जो है ना, तकरीबन कोई 20 अरब रुपए के करीब, तकरीबन 18, 19, 20 अरब रुपए की हिट है जो हम लेंगे। मगर अब ये मैं अपने स्पॉन्सर को समझा सकता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन गलत है, कि हम कहें हमारा जो भी एक्चुअल होगा वो हमें मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, पिटना भी है, पीटना भी है। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह हम भी कुछ ना कुछ करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं और अल्टीमेटली 2030 में तो तकरीबन हम 96.5 अचीव करना है हमको। कराची की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इम्प्रूव हो जाएगी, कराची के अंदर सेटलमेंट्स होते रहेंगे। आज भी जब हम एक सेटलमेंट को, जिसको आप समझे जो अनडॉक्यूमेंटेड होता है, उसको हम कनेक्शन देके लेजिटिमाइज़ करते हैं। जैसे ही वो लेजिटिमाइज़ होता है, उसके आगे अगला वाला पोर्शन बनना शुरू हो जाता है। तो ये और ना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उस सेटलमेंट्स को रोक दें, नंबर 1। नंबर 2, जब एक सेटलमेंट बन जाए ना, तो उसको बिजली ना दें। हम उसको बिजली नहीं देंगे ना, वो खुद ले लेगा बिजली। ये नहीं हो सकता कि हम मतलब एक वहाँ तार गुज़र रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू पुल अ वायर, पुल इट एंड अपना घर चलाएँगे वो। और हाँ, वो बहुत कम कंज़म्पशन होगी, लेकिन चोरी तो होगी अच्छा, ना। अच्छा, मोनिस भाई एक आप लोगों पे क्रिटिसिज़्म आता है कि जी कहीं की जो मैनेजमेंट है, उसमें जो है वो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं सारे, उसमें कोई इंजीनियर्स नहीं है, आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में और तरह की जगहों पे वो टॉप लेवल पे वो उस तरह इंजीनियर्स नहीं है, तो क्या ये ठीक है आपके ख्याल में, को मैनेजमेंट पे इस तरह के लोग होने चाहिए या यहाँ पे आपके मिक्स में कोई इंजीनियर्स भी ज़रा और होने चाहिए? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल आई विल नॉट अगेन कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि ठीक ना हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लीडरशिप के अंदर जो है ना, हमारे पास इंजीनियर्स थे, कुछ गए, हमने हायर किए, मगर आपको पता है शाप साहब थे, लेकिन उनको कैप्को के सीईओ की ऑफर हो गई तो वो चले गए। फवाद गिलानी साहब आए थे, उन्होंने कुछ अर्से काम किया, वेरी गुड इंजीनियर, देन ही चोज़ टू गो बैक टू मिडल ईस्ट। तो हमने रखे ज़रूर हैं, मगर चूँकि काम मुश्किल है, तो बहुत दफ़ा जो है ना, ऐसा होता है कि लोग दे चूज़ टू गो बैक, और हम अभी भी जो अपनी बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा एक, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये एक चैलेंज है कि इंशाल्लाह मुझे कोशिश और ये करनी है कि हमारी टेक्निकल बैंडविड्थ जो है वो इम्प्रूव हो और हम इंजीनियर्स को और ऐड करें। अ, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के जो जो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ ना, तो वो ये नहीं है खुदा ना ख़ास्ता कि हमारा लॉस जो है ना, वो टेक्निकल वजह से हो रहा है। और जो टेक्निकल वजह से हो रहा है, वो अली भाई हमें पता है कि हमें उसके लिए क्या करना है। क्योंकि हम कॉस्ट प्लस टैरिफ में हैं, तो हमने नेपरा को उसका पूरा प्लान जमा कराया है अगले 7 साल का, कि कितना इन्वेस्ट करेंगे जिससे हम टेक्निकल लॉस को नीचे लेके आएँगे। नेपरा ने उसमें से कुछ अलाउ किया है, कुछ अभी भी हमारा रिजेक्ट हुआ हुआ है, जिसको हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं नेपरा के पास। अदर देन दैट, देखिए प्रॉब्लम है, कुंदा उतरवाओ, लोगों को चोरी से रोको और उनसे पैसे रिकवर करो। इस काम के अंदर इंजीनियरिंग से ज़्यादा आपकी एबिलिटी टू मैनेज पीपल, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स। वी आर वर्किंग ऑन एआई सॉल्यूशंस, जिससे कि हम बहुत सी चीज़ों को प्रिडिक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि दुनिया में हर जगह हो रहा है। ठीक है, ठीक तो ये कह रहा हूँ आपसे कि ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता इंजीनियर्स ना होने की वजह से हमारी रिकवरी खराब हो गई है या है, लोगों ने ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो हाँ, कोर इश्यू है, वो है रिकवरी और टीएनडी, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे रिकवरी की बात हो रही है, ये बात हमने थोड़ी-सी टच भी की थी बीच में। ये ₹3.23 जो पीएचएल सरचार्ज होता है, ये किस चीज़ का है? और ये के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर से भी लिया जाता है, इसको ज़रा बताएँ और इसमें के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर का क्या कसूर है कि उनसे क्यों लिया जाता है? देखिए, पीएचएल सरचार्ज दिया जाता है इसलिए कि जो 2.6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, उसमें से 1.3 ट्रिलियन इन्होंने तकरीबन पीएचएल पावर होल्डिंग लिमिटेड में बोरो किया, जिसका फाइनेंशियल चार्ज रिकवर कर रहे हैं टू कस्टमर्स, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन ये थी कि ये आप लोगों से रिकवर करें। अच्छा, इस बात के बावजूद कि आज शायद सब ये बात रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कई सर्कुलर डेट का हिस्सा नहीं है, मगर यहाँ पे वही वाली बात आती है कि वो मुल्क में एक यूनिफ़ॉर्म टैरिफ का निज़ाम राइज है। तो तो अगर वो लाहौर, वो इस्लामाबाद, क्वेटा या पेशावर का आदमी ₹3.23 पे कर रहा है, तो कराची वाला भी पे करेगा। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि वो सर्कुलेटेड कहीं की वजह से नहीं है, वो सर्कुलेटेड क्या बाकी डिस्पोज़ की इनएफिशिएंसीज़ की वजह से हुआ है? क्या बिल की जिनको उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है? और उस इनएफिशिएंसी की कॉस्ट के इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर भी पे कर रहा है। तो के इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर जो है वो 350 जो फीडर है,
उसकी कॉस्ट भी पे कर रहा है, जो पूरा पाकिस्तान भी कर रहा है और उसके अलावा ये भी कर रहा है। नहीं, नहीं कर रहा है। व केई का कस्टमर सिर्फ़ एक चीज़ पे कर रहा है और वो है वो टैरिफ जो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफ़ाई करेगी और ₹3 एक 28 पैसे है तकरीबन, हुँ, वो केई का कस्टमर इसलिए पे कर रहा है कि सारा पाकिस्तान पे कर रहा है। जो केई के टैरिफ में इसकी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट टोटल टैरिफ में शामिल हो जाएगी। मेरा ख़्याल में शायद ये आज अगर होगा तो मतलब ज़रा मुश्किल काम है कि इसमें से रिकवरी की कॉस्ट को निकाला जाए और वो अलग से बिल कराई जाए। मेरा नहीं ख़्याल है कि ये मैकेनिज़्म एक्ज़िस्ट करता है और अगर ये होगा, तो फिर ज़ाहिर बात है कि जो कराची के लोग हैं, वो इस बात पे एजिटेट करेंगे कि जब हम ₹3.23 पे कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई और कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। या तो वो ये ₹3.23 ख़त्म कर दें और जो ये वाली कॉस्ट है, ये हम पे लगा दें, तो शायद ये वाली कॉस्ट जो है, ये ₹3.23 से कम है, तो कराची का टैरिफ फिर भी कम हो जाएगा। ठीक है मोनिस भाई, ज़बरदस्त रहा। मेरे ख़्याल में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, कोई अगर बात आपके रह गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बट मेरे ख़्याल में काफ़ी चीज़ें आपने क्लैरिफ़ाई की हैं कि कराची के मैं लोग आपसे बस क्यों एक चीज़ नाराज़ हैं। हाँ एक जी। चीज़ अभी मैं क्लोज़िंग में क्योंकि वो भी बहुत हम पे आ रहा है कि जैसे शायद नेपरा ने कोई टैरिफ जो है बहुत जल्दी में निकाल दिया है। हमने टैरिफ पहली दफ़ा दिसंबर 2022 में जमा कराया था, पहली दफ़ा। हाँ, क्योंकि 30 द 30th जून 2023 को हमारा टैरिफ पीरियड एक्सपायर हो रहा था। नेपरा के पास 4 महीने का टाइम है, जिसमें कि एज़ पर लॉ जिसमें उनको फैसला करना होता है, इसलिए हमने दिसंबर में जमा कराया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पहला फैसला इन्वेस्टमेंट प्लान का आया था अप्रैल 2024 में गालिबन अप्रैल या मई में आया था। जनरेशन टैरिफ अक्टूबर 2024 में आया था। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ आपके सामने आए हैं पिछले हफ्ते। 4-5 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 12 दिसंबर 2024 को अपने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स फाइल किए थे, जिसपे अनकाउंटेबल मीटिंग्स हुई थी और अगर आप नेपरा की जो डिटर्मिनेशन देखेंगे, उसमें हर इश्यू को डिस्कस किया हुआ है और उसको उसका रैशनल लिखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये टैरिफ जो है ये हेस्ट में अगर 30 महीने के बाद भी ये हेस्ट में इश्यू हुआ है, तो गॉड हेल्प अस इन प्राइवेटाइज़ेशन। चलिए ज़बरदस्त जी, ये हेस्ट में नहीं हुआ, इसमें बहुत लेदे हुई है, पावर डिवीज़न हर मीटिंग में शामिल रही है और उसके बाद पावर मिनिस्टर जो है वो आके पब्लिकली आपको बैशिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग्स में नहीं कर रहे थे, ये पावर मिनिस्टर को भी आके जवाब देना चाहिए कि उनका क्या एजेंडा है आपके खिलाफ या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कुछ तो लगता है दाल में काला है। तो बहरहाल लेकिन लोगों के जो सवाल थे, लोगों के जो क्या आपने गाई है? एप्रीहेंशन थे। मैंने नहीं कहा सर, ये आपने कहा है। मैं कह रहा हूँ जी, ये तो मैं कह रहा हूँ एप्रीहेंशन है लोगों के, वो कुछ आपने उसको जो है रिस्पॉन्ड कर दिया है और अभी भी लोगों के सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मोने साहब से हम दोबारा रीच आउट करेंगे, इस पे दोबारा लिखेंगे भी और इस पे बात भी करेंगे। कराची जो है वो बहुत हमारे दिल के करीब है और के इलेक्ट्रिक जो है उसका एक जो अच्छा काम है वो सराहना भी चाहिए और जो जहाँ पे उसकी वीकनेसेस है वहाँ पे के इलेक्ट्रिक से हमें उसके बिल्कुल, जवाबदेही भी चाहिए। बहुत बिल्कुल, ज़रूर। शुक्रिया मोने साहब आपका आने का और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाफ़िज़।